आपने कहा कि मैम मैंने नेट क्वालिफाई कर लिया था, बट मैंने जब जेआरएफ क्वालिफाई किया, कोर्स के साथ में पढ़ाई करी, तो उसमें क्या डिफरेंस था वंदना? ऐसा क्या डिफरेंट आपको लगा या ऐसा क्या डिफरेंट आपने किया या आपको महसूस हुआ जिसकी वजह से आपका नेट की जगह जेआरएफ क्वालिफाई हुआ इस बार? हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूं एक और नई सीरीज। वैसे तो आप सभी लोग जानते हो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स आए हैं, हर जगह सक्सेस स्टोरीज और टेस्टिमनीज का बहुत सारा डेटा होगा जो इस वक्त आप सभी लोगों को फ्लडेड फॉर्म में यूट्यूब पे दिख रहा होगा। बट जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, जेआरएफ अड्डा इज बियॉन्ड समथिंग जो मुझे लगता है कि बाकी सब जगह हो रहा हो। कुछ स्पेशल करना है, कुछ खास करना है, स्टूडेंट वेलफेयर में या लर्निंग सिस्टम ऑफ इंडिया में थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन पार्टिसिपेशन अपना लेके आना है। इसीलिए हमेशा कोशिश की है कि कुछ अलग करें, अहेड टाइम हम लोग करें, और आज तक हमने वही चीज़ करी है जिसको आपने बहुत सपोर्ट किया है। अब ये जो आप लोगों की टेस्टिमनी सीरीज है या ये जो बेसिकली आप सभी लोगों के लिए सक्सेस स्टोरी में लेके आई हूँ, इस सक्सेस स्टोरी में मैं कुछ खास करना चाहती हूँ। खास ये कि मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आऊंगी कुछ ऐसी कहानियां, मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ ऐसे जेआरएफ क्वालिफाइड बच्चे जिनसे आपको जेआरएफ बनने का बहुत प्यारा इंस्पिरेशन मिलने वाला है। मेरे पिछले 1 साल के करियर में जितने भी बच्चे जिन्होंने इसमें एनरोल किया है, मेरे साथ पढ़ाई करी है, चाहे यूट्यूब पे पढ़ाई करी है, उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनकी स्टोरी में कुछ खास होता है, कुछ प्यारी सी बात होती है। वही चीज आप लोगों से शेयर करूंगी और इस शेयरिंग में मैं आप लोगों को देने वाली हूं 5 से 6 सिंपल स्टेप्स, सिंपल स्ट्रैटेजी जो आपको आपके जेआरएफ में काम आएगी। तो ये जो सक्सेस स्टोरीज है, ये सक्सेस स्टोरीज नहीं, ये आपकी स्ट्रैटेजीज है, जिससे अगली सक्सेस स्टोरी में आप और मैं भी बात करने वाले हैं बिल्कुल ऐसे ही। अब आज की जो सक्सेस स्टोरी है वो है कंप्यूटर साइंस की। तो अगर आप सभी लोग एनरोल करना चाहते हैं तो जेआरएफ अड्डा के कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस पढ़ाऊंगी मैं, यानी कि अदिति शर्मा, जिन्होंने जेआरएफ ऑलरेडी क्वालिफाई किया है 2019 दिसंबर में। 99.91 परसेंटाइल मेरी रही थी। उसके बाद से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। इसका मतलब काफी कुछ एक्सपीरियंस है। मैंने कुछ गवर्नमेंट जॉब्स करी है, कुछ छोड़ी है, कुछ प्राइवेट जॉब्स करी है, छोड़ी है, और फिर आप सभी लोगों के लिए जो सारा का सारा एक्सपीरियंस है वो साझा करती हूँ। पेपर 1 की अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए जेआरएफ अड्डा की कंप्लीट फैकल्टी, यानी कि मैं, रचना मैम, आयुषी मैम, अदिति मैम, जूही मैम मिलकर आप लोगों को पेपर 1 पढ़ाते हैं, क्योंकि हम यूनिट स्पेशलाइजेशन में बिलीव करते हैं। तो इफ यू बिलीव एंड इफ यू ट्रस्ट अस, यूट्यूब पे वीडियोस देख के आपको माहौल लगता है कि यार मजा आ रहा है पढ़ने में, तो आप एनरोल कर सकते हो। अब चलते हैं हमारे वीडियो के अंदर और बात करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप कर सकते हो इफ यू वांट टू क्रैक जेआरएफ। चलिए, आप सब स्टूडेंट्स के लिए मैं आज लेके आई हूँ एक ऐसी कहानी, एक ऐसी स्ट्रैटेजी, 5 सिंपल स्टेप्स जिसके थ्रू आप भी जेआरएफ बन सकते हैं। और मैं नहीं, क्योंकि मैंने तो कई बार आपको स्ट्रैटेजी बताई है, बट एक जेआरएफ आपको बताएगा कि कैसे जेआरएफ बना जाता है। ऐसा क्या स्पेशल उन्होंने किया या ऐसा क्या स्पेशल आप कर सकते हो अपनी स्ट्रैटेजी में जिससे आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी बिगिन दिस वीडियो बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑफ कोर्स आवर फर्स्ट गेस्ट जो कि सीरीज का पार्ट बन रहे हैं, वंदना जी। सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। पेपर 2 कंप्यूटर साइंस से इन्होंने इस बार जेआरएफ किया है और इनका स्कोर काफी अच्छा गया है। 222 आउट ऑफ 300 इनका स्कोर गया। गणित थोड़ी सी आपको लगानी, डिवाइडेड बाय 2 कर लेना कि 150 में से इनके कितने सवाल सही रहे हैं। तो आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत सारा इंस्पिरेशन, बहुत सारी स्ट्रैटेजी और बहुत सारा जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू पॉन्डर मिलने वाले हैं, जैसे आपके सिलेक्शन में आपको हेल्प मिलेगी, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वंदना जी, कांग्रेचुलेशन। वैसे तो मैंने कई बार आपको कांग्रेचुलेट कर दिया है, बट ऑफ कोर्स वंस अगेन एकदम प्रोफेशनल वे में कांग्रेचुलेट कर देती हूँ मैं आपको। सो कांग्रेचुलेशन। एंड ऑफ कोर्स आपकी जर्नी के बारे में हम जानेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरी के पूरे वीडियो के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे हाईलाइटेड पॉइंट रहेगा मेरे लिए वो ये रहेगा, इट्स सो इंपॉर्टेंट कि इंसान के पास में अगर कुछ करने की एक वो चाह हो, अगर वो चाहता है कि उसका सिलेक्शन हो जाए, उसका एम बहुत स्ट्रांग हो, तो इट डजंट मैटर कि आपके पास कितना समय होता है। वीडियो के अंत में आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, बट ये मैं डेफिनेटली बताना चाहूंगी कि वंदना जी जो है वो ऑलरेडी वर्किंग है, ऑलरेडी टीचिंग कर रही हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और साथ में उनकी फैमिली की भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। उसके साथ में भी समय निकाल के उन्होंने इस वक्त मेरे बैच के अंदर जो है वो हाईएस्ट स्कोर दिया कंप्यूटर साइंस से। सो कांग्रेचुलेशन वंदना जी। एंड ऑफ कोर्स वील स्टार्ट विद दिस थिंग कि आपके लिए जो जेआरएफ था, ये आपके लिए जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन था, दैट्स माय फर्स्ट क्वेश्चन कि आपके लिए यूजीसी नेट क्यों था, लाइक व्हाई यूजीसी नेट। आप ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर हो और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द मोस्ट रेनाउंड यूनिवर्सिटी में आप अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में, तो अचानक से व्हाई यूजीसी नेट, लाइक व्हाई जेआरएफ, ये मेरा पहला सवाल है आपसे। Ma'am, just because I'm teaching line, so it is mandatory that to crack that UGC NET examination, it is not about that you are going to have the tag. It's all about gaining all those knowledge since you are teaching in a college. So you must have that knowledge कि अगर आपके students आपसे किसी भी level के question पूछते हैं, so you can answer those questions very easily. So it's all about gaining that knowledge. It's not about that clearing that exam. अगर आप ये सोच के शायद तैयारी करेंगे, शायद प्रिपरेशन करेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से we can prepare that thing. अगर हम उसको बर्डन लेके, प्रेशर लेके कि नहीं मुझे जस्ट ये क्लियर करना है, मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर लाइन में जाना है, इसलिए मुझे ये क्लियर करना है, तो मुझे लगता है कि वो शायद एक बर्डन हमारे माइंड में रहेगा एंड शायद हम कहीं ना कहीं उसमें लैग कर जाएंगे। ओके, सो दैट इज व्हाई आई थिंक थॉट प्रोसेस यू वांट टू मार्क कि यहाँ पर थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्हेन यू प्रिपेयर फॉर सच एन बिग एग्जामिनेशन, कि आपका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर था दैट यू वांटेड टू गेन दैट नॉलेज कि आप अपने डेजिग्नेशन को और ज्यादा जस्टिस कर सको। सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। दूसरा मेरा यही सवाल है आपसे कि व्हेन डिड इट स्टार्टेड, हाउ डिड इट स्टार्टेड एंड व्हाट वाज योर जर्नी। आपके अकॉर्डिंग कैसे आप डिफाइन करोगे। अब देखो अपन अपनी स्टोरी के एंड में आ गए हैं, जेआरएफ हो गया है, तो आप पीछे मुड़ के देखते हो तो कितने टाइम पहले स्टार्ट हुआ था और क्या थी आपकी स्टोरी आपके अकॉर्डिंग।
Actually, ma'am, I joined in, I think, last 2 years back, I joined Rice University, and that time I did not have the tag. नेट जेआरएफ मैंने कुछ भी मेरे को उसके बारे में नहीं पता था, ना मैंने कुछ क्वालिफाई किया था, जस्ट ये पता था कि हाँ, इफ आई जॉइन द यूनिवर्सिटी तो मुझे कुछ अच्छे से पढ़ना है, कुछ अच्छा करना है। उसके बाद मुझे नेट के बारे में पता चला, इस एग्जाम के बारे में पता चला, मैंने सारे वीडियो सर्च किए, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा रीड करना स्टार्ट किया। फिर मुझे आपके कुछ वीडियोस मिले यूट्यूब पे, देन आई स्टार्टेड फॉलोइंग यू फ्रॉम द यूट्यूब क्लासेस ओनली। और उसके बाद आई डिड नॉट हैव दैट मच टाइम कि मैं आपका पेड कोर्स लेके उसके थ्रू मैं प्रिपरेशन करूँ। आई जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम फ्री यूट्यूब क्लासेस। और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया फ्रॉम दिसंबर, जनवरी, फरवरी में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। इट वाज जस्ट अ ट्रायल, क्योंकि मेरी कोई अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी, तो मुझे बस ये चेक करना था कि मैं कहाँ लाई करती हूँ, कितना मेरे को प्रिपेयर करना है, क्या इसकी स्ट्रेटेजी होगी, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उसके बेसिस पे मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया। देन आई गेव जून 23 और उसमें मेरा नेट क्लियर हो गया था विद द हेल्प Okay. ऑफ योर यूट्यूब क्लासेस ओनली। मैंने कुछ एडिशनल प्रिपरेशन नहीं करी थी। उससे पहले जितना भी मुझे आता था मैंने सारा वो रिवाइज करके आपकी बैक बेंचर सीरीज को ज्वाइन किया, और मैंने कॉन्टिन्यूसली 1.5 मंथ उसको फॉलो किया रेगुलरली। और उसके बेसिस पे जब मेरा नेट क्वालिफाई हुआ, आई वाज सो हैप्पी, और मुझे ये लगा कि जब मैं नेट कर सकती हूँ विदाउट दैट मच प्रिपरेशन, व्हाई नॉट जेआरएफ। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि शायद मैं पेड कोर्स लेके बहुत अच्छा कर सकती हूँ, शायद मुझे उस लेवल का कंटेंट मिल तो आप जाए। इसको लेके जाओ यहाँ तो से। देन आई जॉइंड योर बैच। So basically your journey started from the point कि यार नेट कर लेते हैं, and the moment you did नेट आपके लिए वो एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बन गया कि यार अगर मैं नेट कर सकती हूँ इतना पढ़ के, तो मैं थोड़ा और पढ़ के जेआरएफ कर सकती हूँ। और फिर वो नेट से जेआरएफ के लिए आपने कोर्स में एनरोल किया, एंड देन यू डिड योर जेआरएफ एंड आपका इतना अच्छा स्कोर रहा। सो दैट्स अ Yes, ह्यूज ma'am. पॉइंट, Yes. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो एक पॉइंट पे स्टक हो जाते हैं, और वो होता है कि बार बार लूप में वो नेट क्लियर करते रहते हैं, बट वो नेट से जेआरएफ का जो डिफरेंस होता है, वो जो पाथ होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आपके इस जवाब से ही मेरे दिमाग में ये एक सवाल आया कि आपने कहा कि मैम मैंने नेट क्वालिफाई कर लिया था, बट मैंने जब जेआरएफ क्वालिफाई किया, कोर्स के साथ में पढ़ाई करी, तो उसमें क्या डिफरेंस था वंदना? ऐसा क्या डिफरेंट आपको लगा, या ऐसा क्या डिफरेंट आपने किया या आपको महसूस हुआ जिसकी वजह से आपका नेट की जगह जेआरएफ क्वालिफाई हुआ इस बार? मैम बेसिकली फॉर द पेपर 2 कोई भी स्टूडेंट होता है पेपर 2 अच्छे से करके जाता है, बट पेपर 1 पे इतना शायद मुझे लगता है कि वो लोग फोकस नहीं करते हैं। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, जब मैंने जून का अटेम्प्ट किया था, पेपर 1 पे भी मैंने बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया था। आई जस्ट डिड दोस प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड क्वेश्चन सीरीज, बस वही किया था। मैंने बहुत अच्छे से पेपर 1 प्रिपेयर नहीं किया था। पेपर 2 पे जितना आता था मैंने मोस्टली उसी पे फोकस किया था। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने कोई पीवाईक्यूज नहीं किए थे अलग से कुछ भी, बस जितना कंटेंट था जो बैक बेंचर सीरीज थी बस उसी के बेसिस पे किया। तो इस बार आई जॉइन इग्निशन बैच। इग्निशन बैच से मुझे पीवाईक्यूज करने के लिए मिले 2-3 टाइम्स, मैंने उसका प्रैक्टिस किया। वो इतना अच्छा बैच मुझे लगा कि मुझे लगता है कि आप थ्योरी कितना ही कर लो, सारे कंसेप्ट तब तक क्लियर नहीं होंगे जब तक आप पीवाईक्यूज नहीं लगाओगे। बिकॉज पीवाईक्यूज में कहीं ना कहीं कोई ऐसा पॉइंट आता है जहां पे आप स्टक कर जाते हो, और आप छोटी सी कोई सिली मिस्टेक करके वो स्टक करके वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, आपको आता हुआ कंसेप्ट आप क्लियर नहीं कर पाते। देन आई गेव दोस मॉक टेस्ट, जो मेरा लास्ट टाइम मिसिंग था। ना मैंने पीवाईक्यूज किए था, ना मैंने मॉक टेस्ट लगाया था। इस बार मैंने पेपर 1 भी पढ़ा, मॉक टेस्ट भी किया, और मैंने इग्निशन बैच जो पीवाईक्यूज थे वो सभी सॉल्व किए। तो उसके बेसिस पे मेरा काफी अच्छा स्कोर रहा। ओके, सो आई थिंक हम इसे कंक्लूजन निकाल सकते हैं दैट रूटीन मैटर्स अ लॉट। रूटीन एंड Yes, कुछ चेक बॉक्स होते हैं जो बहुत ज्यादा मैटर करता है, और वो कंसिस्टेंसी आई थिंक आपने क्रिएट करी आफ्टर यू एनरोल, तो वो चीज आपकी मेंटेन हो गई और उसकी वजह से आपको बहुत फायदा हुआ। अभी हम लोगों ने बात करी इग्निशन बैच की, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरे आपको करवाए थे, या मैंने बात करी मॉक टेस्ट की। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझे ऐसा लगता है वंदना कि वो समझते नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने की सही कला क्या है, हाउ टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और आप अब जेआरएफ हो तो आप मुझे लगता है बोलोगे तो शायद थोड़ा इनके दिमाग में बेटर जाएगा। तो व्हाट यू थिंक दैट व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट बी वेरी क्लियर विद द कंसेप्ट। हमें वो पूरा थॉरो आना चाहिए। इट्स नॉट ऑल अबाउट कि हम कुछ कंसेप्ट रिवाइज नहीं कर रहे हैं, कंसेप्ट हमें आते ही नहीं, हम डायरेक्टली जंप करेंगे पीवाईक्यू पे। इट्स नॉट अबाउट दैट थिंग। पहले हमारे सारे कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। वंस वी आर क्लियर विद दैट थिंग, देन वी मस्ट गो टू द पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज करो, जहां पे स्टक हो रहे हैं, जो समझ नहीं आ रहा, वी हैव दो सॉल्यूशन को रीड करो। अगर तब भी स्टक हो रहे हैं, गो बैक टू योर कंसेप्ट, वहां पे जाके चेक करो कि ऐसा क्या तुम लोग मिस कर रहे हो, उस पे जाके चेक करो, रिवाइज करो, देन ट्राई टू अटेम्प्ट इट अगेन। और मॉक टेस्ट में भी मैंने यही किया था कि मैंने रिवाइज किया, एक यूनिट वाइज यूनिट उठाया। मैंने एक यूनिट उठाया, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टेकन डीबीएमएस, तो मैंने पूरा डीबीएमएस किया, उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट दिया। ऐसा नहीं है कि मैंने सारा रिवाइज करके एक साथ तभी कोई मॉक टेस्ट दिया, एक एक यूनिट करके मॉक टेस्ट दिया। मे बी मैंने 2-3 डेज में एक मॉक टेस्ट पिक किया था, उसके बाद उसको पूरा एनालाइज किया। ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट लगा दिया और उसके बाद मेरे को स्कोर से मतलब है, मुझे उससे कुछ मतलब ही नहीं है। आई एनालाइज इट कंप्लीटली। मैंने वहां पे चेक किया कि किस पॉइंट पे अगर मैंने डीबीएमएस रिवाइज किया तो डीबीएमएस में ऐसा कौन सा टॉपिक है जिससे मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। फिर उसको मैंने नोट डाउन किया सेपरेटली कि हाँ दीज आर द टॉपिक्स आई नीड टू रिवाइज। उसको मैंने फिर रिवाइज किया, फिर नेक्स्ट यूनिट उठाया, उसको रिवाइज किया, फिर अगेन मैंने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया। तो दिस इज हाउ आई वर्कड ऑन द पीवाईक्यूज। और ओके, इट दैट्स हेल्प्ड द मी अ लॉट। परफेक्ट स्ट्रेटजी। एक्चुअली मैं क्लासेस में भी या स्ट्रेटजी वीडियोस में भी मैं हमेशा यही चीज
बार बार रिपीट करती हूँ, क्योंकि बच्चे को ऐसा लगता है कि 10 की 10 यूनिट जब तक नहीं आ जाती तब तक तो प्रीवियस ईयर उठाना नहीं है, मॉक टेस्ट उठाना नहीं है। और हमेशा अपन बात करते हैं, अपन तो एल्गोरिथम वाले हैं, तो डिवाइड एंड कॉन्कर चलता है, तो एक एक चीजों को डिवाइड करो, एक एक यूनिट को डिवाइड करो, 2-3 दिन उस यूनिट को दो। आई रिमेंबर कि एक रात को हमने मीटिंग करी थी और उस मीटिंग में मैंने ये चीज बहुत बार रिपीट करी थी कि एक यूनिट 3 दिन रिवाइज करिए और उसके बाद में काम करिए। सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट स्ट्रेटजी टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड योर मॉक टेस्ट। तो बहुत ही अच्छा ये आप लोगों का प्लान रहता है और इस वजह से मुझे लगता है कि आपको काफी बेनिफिट भी हुआ होगा। वरना मेरे हिसाब से एक बहुत जेन्युइन सा सवाल है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में चलता है कि कितना टाइम लगता है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी करने में, कितना टाइम देना पड़ता है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी करने में। और आपके केस में थोड़ा ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आप ऑलरेडी वर्किंग हो, फिर घर पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और हमको थोड़ा वरदान ज्यादा भी होते हैं क्योंकि हम लड़कियां हैं, तो हम पे वैसे भी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। तो व्हाट वाज योर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स? आपने कितने टाइम में अपनी तैयारी आप मानते हो कि ठीक करी, और आपको क्या लगता है कि इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा? मैम जब मैंने लास्ट टाइम जून में अटेम्प्ट किया था, देन दैट टाइम मैंने आई थिंक 4-5 मंथ्स पूरा थोरो रिवाइज किया था, जो मेरे कंसेप्ट, जो मैंने एमसीएमएस जितना सारा सिलेबस कंप्लीट किया था, सारा टेक्निकल, नॉट पेपर 1, पेपर 2, ठीक है। उसके बाद आई जस्ट वर्क ऑन द पेपर 1 की मैंने केवल पीवाईक्यूज लगाए थे। उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने आई डिड नॉट गिव दैट दिसंबर अटेम्प्ट, मेरे पास टाइम नहीं था। जून के बाद मैंने दिसंबर में कोई अटेम्प्ट नहीं दिया। दिसंबर में मैंने आपका बैच ज्वाइन किया था एटम 2.0। उसके बाद आई वर्क ऑन पेपर 2 इटसेल्फ। मैंने पेपर 1 पे भी उस टाइम पे टाइम नहीं दे पाई क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था। आई कुड स्पेयर ओनली 3 to 4 आवर्स अ डे। दिसंबर टू अप्रैल मेरा इतना ही चला कि मैं 3 से 4 घंटे ही दे सकती थी और मैंने वो टाइम दिया केवल पेपर 2 के लिए। आई यूज्ड टू रिवाइज ऑल दोस थिंग्स। आपके वीडियो लेक्चर्स देखती थी, अगर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था 2x 1.5x पे करके आपके नोट्स लेके बैठती थी और उसको पूरा रिवाइज करती थी। देन आई गॉट अ ब्रेक इन मई टू जून, 1.5 मंथ आई हैड। उस टाइम पे मैंने पूरा फुल फ्लेश प्रिपरेशन पे दिया, पेपर 1 प्लस पेपर 2। उसमें मैंने पेपर 2 को 5 to 7 मींस मैं आई यूज्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 to 7 आई यूज्ड टू रिवाइज जो मैंने प्रीवियसली जितना भी किया होता था। आफ्टर 1-2 आवर ब्रेक, मे बी 9 or 10, आई यूज्ड टू सिट अगेन। उसमें मैं पेपर 2 को पढ़ती थी, नया टॉपिक या रिवाइज जो मुझे करना होता था वो करती थी, या कुछ भी नया अगर मुझे पढ़ना होता था टिल इवनिंग, टिल मे बी 4, 5, 6। उसके बाद मेरा माइंड ब्लॉक हो जाता था पेपर 1 टेक्निकल इतना पढ़ते पढ़ते। देन आई यूज्ड टू वर्क ऑन पेपर 1। पेपर 1 मतलब मुझे नहीं लगता था कि बहुत ज्यादा टफ है या बहुत इतना ज्यादा टाइम देना पड़ता है। उसको ये है कि चलो ठीक है, तुम डिनर कर रहे हो, उस टाइम पे पढ़ लिया, तुमने वीडियो सुन लिए, 2x पे चेक कर लिया, उसके पीवाईक्यूज लगा लिए। तो मैं रात को मोस्टली रात में ही पेपर 1 पढ़ती थी। दिस इज हाउ आई वर्क ऑन दिस थिंग। तो 6 मंथ्स को आपको पूरा थोरो अच्छे से सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आपको रिवाइज करते जाना है, पीवाईक्यूज लगाते जाना है, रिवाइज करते जाना है, मॉक टेस्ट लगाते जाना है। जहाँ पे लैग करना है वो टॉपिक दोबारा से रिवाइज करना है। दिस इज हाउ आई वर्क। ओके, सो अगर मैं ऑल इन ऑल बोलूँ तो ये टॉपर्स टाइम टेबल आपने बना के दे दिया है इन लोगों को कि कैसे टाइम को डिवाइड करना है, कैसे टाइम को यूटिलाइज करना है। अगर मैं बात करूँ तो 2 चीजें हैं जो मुझे लगता है अपन कंक्लूड करेंगे। सबसे पहले तो जो टाइम ड्यूरेशन डिवाइड करने की बात आती है वो ये आती है कि एक होता है आपकी कॉन्सेप्ट पढ़ने का टाइम, एक होता है उसे रिवाइज करने का टाइम, और एक होता है उसको री रिवाइज करने का टाइम, जब आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या मॉक टेस्ट के साथ में उसको दोबारा से रिवाइज कर रहे होते हो। तो वंदना ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। स्पेशली एक बहुत अच्छी चीज इन्होंने बोली कि जो मैंने एमसीए में पढ़ा था, जो मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन में मैं ऑलरेडी पढ़ के आई थी, उसको मैंने सबसे पहले कलेक्ट किया। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी हम ये चीज पढ़ते हैं, फ्रॉम नोन टू अननोन वाला बात। तो आई थिंक उसने सबसे पहले वो गैदर किया जो उनको अच्छे से आता था, उसके बाद उन्होंने स्विच किया उन चीजों पर जो उनको नहीं आती थी, विच इज वेरी गुड, विच इज आई थिंक अ गुड स्ट्रेटेजी अगर आप बिगिन कर रहे हो यूजीसी नेट के लिए। सो आई थिंक जितने भी बिगिनर्स हैं जो ये देख रहे हैं और वो ड्रीम करते हैं, एस्पायर करते हैं यूजीसी नेट क्वालिफाई करना, जेआरएफ क्वालिफाई करना विद कंप्यूटर साइंस, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी बात है। आइडियली अगर हम लोग देखें तो लगभग 8 से 9 महीने तो मिनिमम समय बता दिया है यहाँ पे, कितना तो लगता ही है। बट अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत अच्छा है तो जैसे कि इन्होंने बोला कि 1.5-2 महीने अगर आप डेडिकेटेड दो तो आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा और आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से अगर ऑलरेडी कंसोलिडेटेड है तो यू कैन डू गुड। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा टाइम टेबल था, और वो अर्ली मॉर्निंग वाला टाइम निकालना या वो निकालना वो अच्छा चीज होती है, बिकॉज आपको कोई परेशान नहीं कर रहा होता है, तो उस टाइम वो बेस्ट टाइम होता है जब आप रिवाइज कर सकते हो, विच इज अ ग्रेट थिंग। तो आई थिंक ड्यूरेशन पे भी हमने बात करी, और स्टडी प्लान जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो भी इसमें ऑब्वियसली समझ में आई गया हमको कि क्या टाइम टेबल रहा होगा एक जेआरएफ क्वालिफायर का। अब ऑब्वियसली वरना बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें छोड़नी पड़ती है जब हम कोई चीज को पाना चाहते हैं। एक बहुत अच्छा फ्रेज होता है इसके अंदर, हम लोग बोलते हैं कि जब तक आप छोड़ते नहीं हो तब तक आपको कुछ मिलता नहीं है, जब तक आप कहीं से निकलते नहीं हो कहीं पहुंचते नहीं हो। तो ऑब्वियसली बात है कि आपने भी इस पूरी जर्नी में बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइस करी होगी, बहुत सारे ऐसे डिसीजंस आपको लेने पड़े होंगे जो मुझे लगता है डिफिकल्ट टाइम होता है। तो आपके अकॉर्डिंग आपका सबसे डिफिकल्ट डिसीजन क्या था, डिफिकल्ट सैक्रिफाइस क्या था, या आपको क्या लगता है कि अगर आपने ये चीज करी तो आज आप सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड हो कि यार ठीक है मैंने उस टाइम पे ये डिसीजन लिया जो डिफिकल्ट था, बट आज आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड कि मैंने वो डिसीजन लिया। व्हाट इज दैट वन थिंग जो आपको ऐसा लगता है? मैम बेसिकली नॉट लुकिंग आफ्टर माय किड्स। ओके, So it's all about, I asked my in-laws to take care of them and I was key, बस मुझे पढ़ना है। I need how old are they? Ma'am 5 and 2.5. तो बहुत छोटे One छोटे is 2.5. Yes, ma'am. अरे रे, तो I बहुत used ही to छोटे just lock छोटे। my door. I used to just lock the room and keep on studying all those things. और जब मुझे लगता था कि शायद मैं मॉक नहीं लगा पाऊंगी, so I used to wake up at 5 on weekends. और 5 to 8 मैं अपना मॉक कंप्लीट कर चुकी होती थी, तब तक वो शायद सो रहे होते थे।
ओके, This सो is आई how थिंक I दैट्स द work. बिगेस्ट सैक्रिफाइस। इसके बाद तो मुझे लगता नहीं कि और कोई बड़ा सैक्रिफाइस हो सकता है, बट आई थिंक इट पेड ऑफ वेल। अब उनको जब वो थोड़े समझदार हो जाए और वो एटलीस्ट ढंग से जेआरएफ बोलने लायक हो जाए, तब जो है उनको समझाइएगा आराम से बैठा के कि भाई देखिए हम क्यों हमने ये सब चीजें की। बट दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, और आई थिंक इट्स अ ग्रेट, मैं बोलूँ मतलब ग्रेट तो क्या है कि हाँ ये बहुत डिफिकल्ट सैक्रिफाइस होता है। आई कैन कंप्लीटली रिलेट, कंप्लीटली अंडरस्टैंड, क्योंकि मेरे भी बड़े भाई हैं जिनके अभी अभी एक बेबी हुआ, 1 साल का हुआ है वो, और आई कैन कंप्लीटली रिलेट कि भाभी की लाइफ कैसे चेंज हो गई, और अब उनके पास में बहुत सारी चीजों के लिए समय नहीं होता, बिकॉज ऑब्वियसली यू हैव टू टेक केयर। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी मदर्स को बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलने वाली है यहाँ से वंदना, कि हाउ टू टैकल योर लाइफ। एंड इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि it is important to take care of everything else, but it is also very important to keep your dreams and your aim ahead। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है कि मैंने एक वीडियो में भी ये चीज बोली थी, हमारी जो माताएं होती हैं, जैसे हमारी भी जो माताएं रही होंगी, वो हमेशा हर चीज सेक्रीफाइस करती है हमारे लिए, राइट। जैसे मेरी मदर ने अपनी जॉब छोड़ी थी मेरे लिए, हमारे लिए, मतलब मेरे और भाई के लिए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। बट जो होम मेकर्स होते हैं या जो मदर्स होते हैं, एक टाइम के बाद होता है कि सब लोग अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं, लाइक एवरीबॉडी इज बिजी विद देयर वर्क। एक टाइम ऐसा आएगा जब बच्चा भी विल बी बिजी विद स्कूल, कॉलेज एंड एवरीथिंग एंड जॉब, सब कुछ। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम कि वहां पर जो पर्सनालिटी क्राइसिस आने लग जाते हैं, वहां पर वो जो होता है ना कि यार हमने इतना साल किया और आपका रूटीन, एक स्ट्रिक्ट रूटीन रहता है अराउंड योर किड्स, अराउंड योर फैमिली। आई थिंक वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट यू हैव समथिंग ऑफ योर ओन। इट इज नॉट अबाउट क्वालिफाइंग वन एग्जामिनेशन या डूइंग वन जॉब, इट्स अबाउट मेकिंग योर ओन एम एंड योर ड्रीम्स एंड फुलफिलिंग देम। सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो यहाँ से जाता है। एनीथिंग यू वांट टू ऐड इन दिस थिंग? कुछ ऐसा स्पेशल थैंक यू बोल दो भाई, घर वालों को थैंक यू बोल दो। Actually, my son used to help me out on this. वो बोलता था मम्मा आप पढ़ाई कर लो, आप फर्स्ट नहीं आओगे, आप फिर बड़े कैसे बनोगे अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे। जब मतलब मुझे ब्रेक चाहिए होता था, मैं ब्रेक लेके थोड़ा सा शायद मोबाइल यूज करती थी या कुछ करती थी, वो मेरी बुक्स ओपन करके आपको ये पढ़ाई करनी है, आप फोन देखना बंद करो। ही हेल्प मी अलॉट। उसने मुझे अलग ही लेवल का मोटिवेशन दिया था। That's so sweet, that's so sweet. I think but this is a moment जहाँ पे आपको उनको थैंक यू बोलना चाहिए, हस्बैंड को थैंक यू बोलना चाहिए, पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने आपको इतना ज्यादा टाइम दे दिया, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है टाइम निकालना। आई कैन कंप्लीटली रिलेट, बिकॉज 3 चीजें एक साथ करके किसी चीज के लिए टाइम नहीं मिलता है, समझ ही नहीं आ रहा होता है आप क्या कर रहे होते हो। सो दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट वंदना, एंड आई एम वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड, क्योंकि बहुत मुश्किल से ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं जिनके साथ में आप बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाते हो। शायद पहली बार है जब हम लोगों ने बात करी है इतना ज्यादा, बट मुझे ऐसा लगता था लाइव चैट में हमेशा कंसिस्टेंट एक इंसान मिलता है ना, तो वो अपने आप एक कनेक्शन हो जाता है। सो दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उस कंसिस्टेंसी का ही रिजल्ट है कि हम यहाँ तक पहुंचे। और मेरे लिए तो बहुत प्राउड मोमेंट है, जितने भी स्टूडेंट होते हैं जब वो क्वालिफाई करते हैं तो मुझे मेरा दिन याद आ जाता है जब मैंने क्वालिफाई किया था। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग, और मुझे बहुत कुछ सीखने मिला इस जर्नी में। सो थैंक यू, बहुत मजा आया आपसे बात करके, भी बहुत मजा आया। एनी लास्ट थिंग, एनी लास्ट वर्ड्स यू वांट टू ऐड? Yes, ma'am. I just want to add one thing. I cleared my MCA in 2012. मैंने उस टाइम पे लिया गया था. Then I had a break from all those studies. I had 6 years, around 6 years of IT experience. Then I took a break from family. 5 years का मैंने break लिया. उसके बाद I started this, doing the university job and started preparing for TET. तो मुझे लगता है कि अगर इतने लॉन्ग ब्रेक के बाद कोई स्टडी कर सकता है, कोई वो सारी चीजें रिकलेक्ट कर सकता है, तो व्हाई नॉट यू गाइस, जिसने शायद अभी अभी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होगा, वो सारी चीजें फ्रेश पड़ी होंगी। सो यू जस्ट नीड टू रिकलेक्ट। और उसमें मुझे लगता है कि सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है पढ़ाई के साथ। इफ यू गिव अप कि नहीं होगा, मतलब मुझे भी लगता है कि शायद ये फेज मेरे साथ भी बहुत बार आया, एंड माय हस्बैंड सपोर्टेड ऑन दिस कि नहीं तुम कर सकते हो, यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग ऑल दोस थिंग्स। अगर आप कंसिस्टेंट हो, अगर आपने ठान लिया कि आपको ये करना है, तो यू कैन डू इट, बट यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस इन यू ना कि आप कर सकते हो वो चीजें। That's very important. Positivity attracts positivity, and that law of attraction works. तो वो positive mindset के साथ में चलना है। और of course, to the end of this video, what would you suggest? Of course, 101%. I've already, मतलब मैंने बाकी लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है JRF Adegi that I've studied from this channel. If you want to do anything in this line, so you just go for it. And मेरे बोलने पे शायद कुछ लोगों ने ये परचेज भी किया हुआ है. It may not be computer science, but some other subjects they have taken. So I would obviously suggest this JRF Adda. And मैं तो सभी को बोलती हूँ कि मैंने यहाँ से पढ़ाई की है, मैंने यहाँ से पढ़ाई की है, and I show those notes to everybody कि देखो, I have those notes. मुझे लगता है कि वो मेरा लाइफ टाइम अचीवमेंट तो वो नोट्स है, that I have those in my hand. If I want to refer anything, I just go to those notes and I have everything in that. That is the best part. So good. That's great. I think सफल हो गए वो नोट्स बना के हम, कि वो नोट्स बच्चों के काम आ रहे हैं. So thank you so much वंदना. Hopefully हम जब मिलेंगे फिजिकली तो हम कुछ और बातें कर पाएंगे. आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जितने भी स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे हैं जरूर कमेंट सेक्शन में कंग्रेचुलेशन तो आना ही चाहिए वंदना जी के लिए. इसके अलावा आपका और कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, ना सिर्फ मुझसे बट मुझे पता है कि जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझसे पढ़ाई करी है वो हमेशा अवेलेबल रहेंगे आपके उस डाउट को सॉल्व करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए. तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट है मुझसे या वंदना से, आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर. आई नो कि वो भी रिप्लाई कर देंगी, मैं भी रिप्लाई कर दूंगी. सो स्टे ट्यून्ड. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो. मिलते हैं आप सभी लोगों से हमारे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पर हम एक और JRF से जानेंगे कि कैसे आप बन सकते हैं JRF. सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गुड लक.